मैं एडवोकेट फरहत जहां आपका अपने चैनल लीगल अप्रोच विद एफजे में स्वागत करती हूं। आज की जो समस्या है वह भारतीय दंड संहिता में उपबंधित अपराधों से संबंधित है। आइए ये समस्या देख लेते हैं। बी को जान से मारने के आशय से ए विष खरीदता है और उसे आटे में मिला देता है। आटा अभी ए के पास ही है। बाद में ये साबित हो जाता है कि ए की बी को जान से मारने की नीयत थी। क्या ए किसी अपराध के लिए दायी ठहराया जा सकता है? जी दोस्तों, ए को किसी भी अपराध के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अपराध की 4 अवस्थाएं होती है: अपराध का आशय, अपराध की तैयारी, अपराध का प्रयत्न और अपराध की पूर्णता। ए ने अभी बी को नहीं मारा है, इसलिए उसे हत्या के अपराध के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि उसका ये कार्य तैयारी की स्टेज पे था या उसने हत्या को करने का प्रयत्न कर दिया था। ये समस्या इन्हीं 2 बिंदुओं पर आधारित है कि तैयारी और प्रयत्न में क्या अंतर है। ए का बी को मारने का आशय था, प्रथम अवस्था पूर्ण हो गई है। उसने बी को मारने के लिए विष खरीदा, उसने आटे में भी मिला दिया, अपराध की तैयारी भी उसने कर ली है। पर क्या उसने अपराध का प्रयत्न किया है अभी? जी नहीं दोस्तों, उसका कार्य अभी प्रयत्न की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि अगर वो उस आटे से रोटी बनाकर बी को परोस देता या बी के खाने के लिए उस रोटी को मेज पर रख देता या बी को परोसने के लिए अपने सेवक को सुपुर्द कर देता, तब ए का कार्य अपराध की प्रयत्न की श्रेणी में आता और उसे हत्या के प्रयत्न के लिए दायी ठहराया जा सकता था। लेकिन अभी ए ने ना तो उस आटे से रोटी बनाई है और ना ही उस रोटी को बी को खाने के लिए परोसा है। अभी उसका कार्य सिर्फ तैयारी की स्टेज पर ही है। तैयारी और प्रयत्न में एक मामूली सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि अगर अपराध को करने वाले व्यक्ति के नियंत्रण में परिस्थितियां हैं, तब तक उसका कार्य तैयारी की स्टेज पे माना जाता है। जैसे ही परिस्थितियां उसके हाथों से बाहर निकल जाती है, यानी कि उन परिस्थितियों पर उसका कंट्रोल नहीं रहता, अब होना या ना होना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर ये अवस्था आ जाती है तो कहा जाता है कि उसने अपराध का प्रयत्न कर दिया है। इसे एक और उदाहरण से मैं समझाऊं कि ए और बी दोनों शत्रु हैं। ए बी को एक पेड़ के नीचे बैठा देखता है। ए के पास रिवॉल्वर है। ए अपनी रिवॉल्वर निकालता है, उसमें गोलियां भरता है बी को मारने के लिए। अभी तक उसका कार्य तैयारी की स्टेज पे है। उसका आशय है, डेफिनेटली उसे मारने का आशय है। उसने बंदूक निकाली, बंदूक में गोलियां भरी, बंदूक को बी की तरफ तानी, तब तक भी यह अपराध की तैयारी ही माना जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने बंदूक चलाई, बी की तरफ बंदूक को चलाया, जैसे ही गोली बंदूक से निकली, यह अपराध का प्रयत्न हो जाएगा। और अपराध का प्रयत्न होते ही ए को हत्या के प्रयत्न के लिए धारा 307 में दायी ठहराया जा सकता है, चाहे गोली बी को लगे या ना लगे। अगर बी को लग जाती है और बी मर जाता है तो हत्या के लिए दायी होगा ए। लेकिन अगर बी नहीं मरता, गोली उसे लग जाती है, तो भी उसे धारा 307 में दायी ठहराया जा सकता है। और अगर गोली उसे न लग के पेड़ पर लग जाती है, तो भी ए को धारा 307 में दायी ठहराया जा सकता है। यही समस्या जो अभी मैंने कही है, ये दोनों ही समस्या एक ही तरह की है। अंतर सिर्फ हत्या करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधनों की है।
अंतर सिर्फ यही है, पहले जो समस्या हमने देखी उसके अंतर्गत उसमें विष से मारने का प्रयत्न किया जा रहा था, और जो दूसरी समस्या मैंने बताई उसमें वह बंदूक से मारने का प्रयत्न कर रहा है। दोनों में ही तैयारी और प्रयत्न में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। हमारी समस्या में ए का कार्य अभी सिर्फ तैयारी की स्टेज पर है, इसलिए उसे दायी नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय दंड संहिता में कुछ धाराएं हैं जिनके अंतर्गत तैयारी को दंडनीय बनाया गया है, अन्यथा तैयारी दंडनीय नहीं है। दोस्तों, अब हम धारा 307 को एक बार देख लेते हैं। धारा 307 के अनुसार जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थिति में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आगे ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।